हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक अध्यादेश का, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो आज हम यहाँ पर आंसर राइटिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न की एक मानक आंसर राइटिंग सीखेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। टॉपिक क्या है, कृषि से जुड़ा हुआ है और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा लाया गया एक अध्यादेश है। तो हम यहाँ पर सब प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे शब्दों की सीमा को, क्योंकि शब्दों की सीमा बहुत ज़रूरी है कि कितने शब्द हमें मिल रहे हैं इस पूरे उत्तर को एक फ्रेम में डालने के लिए। उसके बाद उस शब्द के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है, वो भी एक समय के संदर्भ में। समय क्यों ज़रूरी है? समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी हैंड राइटिंग स्पीड अच्छी है तभी आप 3 घंटे में सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, इसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसका मुख्य भाग कैसा होगा, मुख्य भाग में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे और एट द लास्ट निष्कर्ष में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उनका शब्दों का भी विभाजन करके सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न क्या है और इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें हमें लिखने को बोली गई हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कृषि उपज, ठीक है, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020, ठीक है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020, इसको हमने हाईलाइट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर ये अध्यादेश अभी आया है, के द्वारा किसानों को मुफ्त, ठीक है, किसानों को मुक्त एवं सुगम व्यापार का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने को लेकर तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कह दिया है इस प्रश्न में कि जो अध्यादेश आया है उसके माध्यम से किसानों को एक बेहतर और मुक्त और सुगम बाजार मिल जाएगा। तो क्या ये सही है, कितना सही है? तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना है, अब इस प्रश्न को जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इस अध्यादेश को आधार बनाना पड़ेगा और इस अध्यादेश में जो कही गई बातें हैं उन्हीं का विश्लेषण करते हुए आपको ये उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ पर भूमिका में करेंगे, इसके जो अध्यादेश लाया गया है इसी से जोड़ते हुए, हालिया घटनाक्रम को जोड़ते हुए हम यहाँ पर इसको उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे, इसकी एक भूमिका देंगे। उसके पश्चात मुख्य भाग में हम जाएंगे तो मुख्य भाग में अध्यादेश के जो प्रमुख बिंदु हैं, अर्थात अध्यादेश जो लाया गया उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे गए, क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं, उनको हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर बताएंगे सेकेंड पार्ट के मुख्य भाग में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और एट द लास्ट हम यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में जहाँ पर हम ये बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से किसानों को मुक्त व्यापार और उसके सुगम एक मुक्त एवं सुगम व्यापार की सुविधा उन्हें मिल रही है, उससे उनको क्या क्या फ़ायदा है, तो उसको दिखाते हुए हम इस उत्तर को यहाँ पर समाप्त करेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस उत्तर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भूमिका को देखेंगे, भूमिका लिखेंगे। शब्द की सीमा कितनी है वो भी एक बार देख लेते हैं। शब्द की सीमा आपकी 250 शब्द है। क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और शब्द आपको कितने मिले हैं और मिनट आपको कितने मिले हैं, समय कितना मिला है आपको 11 मिनट। 200 क्वेश्चन के लिए हमें कितने मिले थे, 200 वर्ड के लिए हमें मिले थे 9 मिनट और 250 वर्ड के लिए हमें कितने मिले हैं 11 मिनट। तो क्योंकि 23 वर्ड आपको पर मिनट लिखना है तो वहाँ पर आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपके ऑल अराउंड आप 250 शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप कितना यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम 23 वर्ड के हिसाब से जाए तो आपके 253 अराउंड आपके शब्द लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर 250 ही लिखना है। तो चलिए बात करते हैं अपनी भूमिका को लेकर। भूमिका में हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे। तो भूमिका हमारी कैसी है, हाल जो वर्तमान स्थिति को आधार बनाकर हम यहाँ पर भूमिका लिखेंगे। और अभी अगर हम देखें तो एक और टॉपिक यहाँ पर आया था, एक देश एक बाज़ार। कैसा आया था, एक देश एक बाज़ार की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो हम स्टार्टिंग इसको ऐसे कर सकते हैं, हाल ही में किसानों को एक देश एक बाज़ार का मार्ग प्रशस्त करते हुए कृषि उपज के प्रतिबंध रहित व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए
कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जिससे एपीएमसी के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ा किससे? सबसे पहली चीज़ लाई थी एक देश एक बाजार की व्यवस्था इससे स्थापित हो रही। किससे स्थापित हो रही, किस कारण से होगा? इससे क्या होगा? एक देश एक बाजार की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है कि कृषि उपज के प्रतिबंध रहित व्यापार की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। एक देश एक बाजार अर्थात एक देश में आप कहीं पर भी अपने उत्पादों को बेच सकते हैं बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध वहाँ पर लगाए हुए। अर्थात यदि वो यूपी का किसान है तो वो कहीं भी बेच सकता है, वो तमिलनाडु के लोगों को बेच सकता है, वो महाराष्ट्र को बेच सकता है। ऐसा नहीं कि यूपी का है तो उसे यूपी के अंतर्गत ही बेचना है। तो यहाँ पर प्रतिबंध रहित व्यापार को ये सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त क्या कहा गया कि ये अध्यादेश जो लाया गया ये सुनिश्चित करता है। दूसरी चीज़, अभी तक क्या था कि एपीएमसी जो मंडी होती थी वहाँ पर उनको वहाँ पर बेचने की स्थिति रहती थी। अभी भी स्थिति यही है, लेकिन अब क्या हो गया, आप एपीएमसी मंडी में बेचना चाहें या ना चाहें आप इसके बाहर जाकर बेच सकते हैं। इस अध्यादेश के माध्यम से आपको इसकी भी अनुमति दे दी गई। तो ये हमने भूमिका में बता दिया। छोटा सा यहाँ पर एक देश एक बाजार की अवधारणा को इससे जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर जो अध्यादेश लाए उसको यहाँ पर वर्णित किया और उसके कारण यहाँ पर जो किसानों को किस तरीके की स्थिति मिल रही है। तो हमने यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरलेट करके एक अच्छी सी भूमिका बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब दूसरे पार्ट में हम जाएंगे। दूसरे पार्ट में हम यहाँ पर जाने पर हम चर्चा करेंगे किसकी? अब हम चर्चा करेंगे अपने मुख्य भाग में। तो मुख्य भाग में हमने कहा था कि जो पहला पार्ट होगा वो कैसा होगा? मुख्य भाग के पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो अध्यादेश लाया गया है उस अध्यादेश के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र व बाजार का विकास किया जाएगा, अर्थात एक तरीके की ऐसी कृषिगत बाजार व्यवस्था को डेवलप किया जाएगा जिसके माध्यम से वहाँ पर सभी उत्पादों को एक डेवलप्ड इकोनॉमी के तौर पर उनके खरीदे और बेचने की सुविधा को जनरेट किया जाए। तो सबसे पहले कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित किया जाएगा, उसके साथ साथ उसके बाजार का विकास किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर अंतर्राज्यीय और राज्य के अंतर्गत बाधा रहित व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे? अर्थात आप एक राज्य के अंतर्गत भी व्यापार कर सकते हैं और राज्य के बाहर भी आप व्यापार कर सकते हैं, अर्थात दूसरे राज्यों के लोगों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात ई माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से आप वहाँ पर वस्तुओं की खरीद फरोख्त और उसका पेमेंट वहाँ पर किया जाएगा। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की प्रक्रिया कहेंगे। चौथी चीज़, किसान को व्यापारी द्वारा 3 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, अर्थात जिस दिन किसान ने अपने उत्पाद को बेचा है उस दिन भी भुगतान कर सकते हैं, उसके अगले दिन कर सकते हैं, उसके तीसरे दिन कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। आपको जिस दिन आपने किसान से उत्पाद को खरीदा है वहाँ पर आपको 3 दिन के अंदर वापस उसको भुगतान करना है, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पर दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। 25,000 का जुर्माना है और 5 साल की जेल है यदि आप किसान को 3 दिन के अंदर वहाँ पर भुगतान नहीं करते हैं तो। छठा पॉइंट इसमें है, किसानों को कोई उपकर और शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो किसान यदि कोई उत्पाद है, जो भी अपने कृषि उत्पाद को उत्पादित करता है वहाँ पर उसे अपने ही कृषि उत्पाद के लिए सरकार को या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को किसी को कोई उत्पाद शुल्क, उपकर या शुल्क वहाँ पर नहीं देना है। और 7वां पॉइंट, किसान के लिए अलग विवाद समाधान तंत्र की भी स्थापना की जाएगी। यदि किसान अपने उत्पादों को बेचने को लेकर किसी प्रकार को उसको समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार का विवाद वहां पर उसके सामने उत्पन्न होता है, तो उन विवादों का जो निपटारा किया जाएगा वो किसके माध्यम से किया जाएगा? उसके लिए एक अलग से यहाँ पर विवाद समाधान तंत्र को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाएगा और वो उन विवादों को सुनेगा और किसान की समस्याओं का निपटारा भी करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अध्यादेश का जो प्रमुख मुख्य भाग के पहले पार्ट में हमने देख लिया कि यहाँ पर उन्होंने अध्यादेश में क्या क्या बातें यहाँ पर उन्होंने कही हैं। अब सेकेंड पार्ट में आएगा कि इसके माध्यम से क्या क्या इम्पोर्टेंस बढ़ती है, किसानों के लिए कैसे इम्पोर्टेंस हो जाता है और क्या क्या चुनौतियाँ जो हैं वो आपको शेष रह जाती हैं, उनको भी क्या सॉल्व करने की कितनी अभी आवश्यकता आपको देखने को मिलती है। तो अब हम सेकेंड पार्ट की यहाँ पर चर्चा करेंगे।
ठीक है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आपको हम दो चीज़ें हैं, अध्यादेश का महत्व और अध्यादेश के संदर्भ में जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं उनको यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अध्यादेश का महत्व क्या है। पहला इंपॉर्टेंस व्यापारी के संदर्भ से है कि जो व्यापारी है वो बिना किसी व्यापारी जो है वो आपको बिना किसी पैन के, ठीक है, बिना पैन या अन्य दस्तावेज के व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता। अगर वो ये सोचता है कि वो किसी को उत्पाद दे करके किसी से भी कोई चीज़ खरीद लेगा और उसके जानकारी किसी को नहीं होगी, सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अर्थात आप किसी न किसी किसान से खरीदोगे, वो कहीं ना कहीं आपको पंजीकृत होगा और जब आप उससे खरीदोगे तो वहाँ पर पैन और अन्य दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से अगर आप पंजीकृत होगे तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। APMC मंडी से खरीदोगे तो वहाँ पर आपको अपना दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, अन्य कहीं से भी आप खरीदोगे तो वहाँ पर भी। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यापारी अब बिना पैन और अन्य दस्तावेज के आपको व्यापार नहीं कर सकता है। किसान के संदर्भ से यदि हम बात करें तो किसान का मुक्त व्यापार का माहौल उसे मिलेगा। किसान को क्या मिलेगा, मुक्त व्यापार का माहौल उसे मिलेगा और साथ ही अपनी सुविधा अनुसार वो उत्पाद को खरीदने व बेचने की स्वतंत्रता भी मिलेगी। ठीक है, उसे क्या हो जाएगा, वो पहली चीज़ तो उसे मुक्त व्यापार की सुविधा मिल रही है। दूसरा, उसे स्वतंत्रता किस चीज़ की होगी, वो कौन से उत्पाद को खरीदना चाहता है और किस उत्पाद को बेचना चाहता है और किसको बेचना चाहता है, किस मात्रा में बेचना चाहता है। तो यहाँ पर उसको ये निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। वहाँ पर कोई मंडी सरकार उसके द्वारा वहाँ पर उसे निर्धारित नहीं किया जाएगा। तीसरा, उपभोक्ताओं के संदर्भ में यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को ज़्यादा मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब जिन क्षेत्रों में उत्पादन कम होगा वहाँ पर क्या होता है, उसके रेट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति के कारण जो उपभोक्ता होता है उसको समस्याएं होती हैं कि उसको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, ज़्यादा राशि देनी पड़ती है। तो यहाँ पर महत्व के संदर्भ देखें तो व्यापारी के संदर्भ से भी है, किसान के संदर्भ से है और उपभोक्ता के संदर्भ से है। लेकिन साथ साथ क्या है, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो चुनौतियाँ क्या हैं, वर्तमान स्थितियों के अनुसार यहाँ पर आपको कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। और ये चुनौतियाँ जो हैं वो किसानों के संदर्भ से भी हैं, मंडियों के संदर्भ से भी हैं, व्यापार को लेकर हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं निस्तारित करने की आवश्यकता है। जो कहीं ना कहीं यदि आप अध्यादेश के इसको सही तरीके से आप लागू कर पाएंगे तो हम वहाँ पर इन समस्याओं से निपटारा हो पाए। तो समस्याओं का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अवलोकन हो जाता है, लिख दिया जाए। पहली चीज़ क्या है कि APMC जो मंडी हैं उनके बाहर उत्पाद बेचने के प्रतिबंध लागू हैं। APMC मंडी का रूल ये होता है कि वहाँ पर आपको अपने उत्पादों को लाकर बेचना होता है। आप अर्थात फर्स्ट रूल है कि आपको अगर किसी किसान को अपना उत्पाद बेचना है तो उसका पहला रूल होता है कि उसे APMC, अगर वो APMC मंडी में पंजीकृत है तो उसे सबसे पहले वहाँ लाना है, बेचना है। अगर वहाँ नहीं होता है तो ही आप बाहर जाकर बेच सकते हैं। तो क्या अध्यादेश के माध्यम से इसे हम समाप्त कर पाएंगे, ये चीज़ें देखनी है। दूसरा है, अपने उत्पाद सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त उम्मीदवारों को बेचने की ही बाध्यता है। तो जैसा कि यहाँ पर कह दिया गया कि व्यापारी किसी से खरीद सकता है जो वहाँ पर पंजीकृत होगा, और पंजीकृत होगा तो उसे दस्तावेज इत्यादि दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से ये हो गया कि मुक्त व्यापार तो है, किसान बेच तो सकता है, कहीं भी बेच सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों को बेच सकता है जो कि कहीं ना कहीं आपके पंजीकृत होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसान उन लोगों को अपनी चीज़ों को नहीं बेच सकता है जहाँ पर लोग पंजीकृत नहीं होंगे, उन संस्थाओं को नहीं बेच सकता है जो लोग पंजीकृत नहीं हैं, उन व्यापारियों को नहीं बेच सकता है जो लोग वहाँ पर पंजीकृत आपके नहीं हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दूसरी समस्या आपको देखने को मिलती है। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य सुगम व्यापार की बाधाएं हैं। कई बार क्या होता है कि राज्य अपने अपने किसानों को वहाँ पर अलग सुविधाएं देता है, दूसरे किसानों को शायद वो सुविधाएं ना दे, संरक्षण जैसी स्थितियाँ भी होती हैं, उत्पादों को लेकर अच्छे मूल्य कहीं मिल रहे हैं तो कहीं आपको दूसरी जगह पे नहीं मिल रहे हैं। तो ये कई सारी अनिश्चितताएं हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग राज्यों में जाने पर। तो कहीं ना कहीं आपको ये चुनौतियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। अर्थात ये चुनौतियां तीन तरीके से हैं, एक आपका APMC मंडी को लेकर है, दूसरा व्यापारी और लाइसेंस प्राप्त उम्मीदवारों को ही बेचने की सुविधा है, और तीसरा राज्यों में अलग अलग स्तर की यहाँ पर व्यापारिक कृषिगत उत्पादों को लेकर स्थितियाँ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं।
तो यहाँ पर हमने देख लिया, महत्व की चर्चा कर ली और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आपके वर्तमान चुनौतियों को भी इसमें देख लिया। थर्ड पार्ट में एट द लास्ट निष्कर्ष समझाएंगे और निष्कर्ष में हम यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से जो ये अध्यादेश आया है वो किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है भविष्य में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको जो निष्कर्ष होगा भविष्योन्मुखी संदर्भ में इसे देखेंगे कि ये अध्यादेश किस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला यहाँ पर है, यह अध्यादेश किसानों को सुगम व्यापार व वाणिज्य की सुविधा प्रदान करेगा। ये तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको मुक्त व्यापार की सुविधा दे रहा है, किसी को भी आप बेच सकते हैं उसकी भी सुविधा आपको दे रहा है, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में खरीद और बेच सकता है किसान, ये भी उसको सुविधा दे रहा है। तो ये उसको सुविधा मिल रही है। इससे क्या होगा, उसका विपणन लागत कम हो जाएगा, ठीक है, कि वो जितनी मात्रा में जिसको बेचना है, जिस मूल्य पे बेचना है, वहाँ पर अगर अच्छे मूल्य मिलेंगे, वहाँ पर खरीद मार्केटिंग के, वहाँ पर ई ट्रेडिंग के माध्यम से अगर वो काम करेगा तो उसके विपणन लागत, वहाँ पर लाने ले जाने मार्केटिंग की उसकी सुविधा खत्म हो जाएगी, उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त उससे क्या होगा, बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा ये, ठीक है, कि यदि वो कहीं फिक्स्ड रेट पर उसे बेच रहा है, एपीएमसी मंडियों में जा रहा है, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी रेट को फिक्स करके रखते हैं, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा मूल्य नहीं मिलता है। यदि वो एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को बेचेंगे तो वहाँ पर शायद हो सकता है प्रतिस्पर्धा कारण अच्छे मूल्य उन्हें मिल जाएं। तो ये सारे फायदे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं इस अध्यादेश के माध्यम से। इसके अतिरिक्त सुगम व्यापार और वाणिज्य को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर कृषि से संबंधित बुनियादी अवसंरचनात्मक ढांचों का विकास किया जाए, जिसमें कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, आपको साथ ही परिवहन संबंधी सुविधाएं हैं, आपकी सड़कें इत्यादि को बेहतर करना है। तो इस तरीके की सुविधाएं, आप फॉर्म मशीनीकरण है, तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएँ हो सकता है बढ़ने की भी स्थितियाँ देखी जा सकती हैं भविष्य में। और तीसरा है कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों की आय में वृद्धि करने वाला एक दूरदर्शी कदम भी से कहा जा सकता है कि यहाँ पर किसानों को अच्छा मूल्य मिलने लगेगा तो उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी और कृषि क्षेत्र में एक तरीके से निर्माण कार्य और इस तरीके की स्थितियां लाने से काफ़ी एक बड़ा कदम के तौर पे इसे देखा जाता है। किसानों के संदर्भ में काफ़ी बड़े फायदेमंद की बात है और कृषि क्षेत्र के लिए भी इसे एक परिवर्तनकारी कदम कहा जा सकता है। तो भविष्योन्मुखी अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसान के संदर्भ से व्यापार को लेकर, कृषि अवसंरचना को लेकर ये काफ़ी एक बेहतर और अध्यादेश है यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया और इसमें जो चुनौतियाँ हैं उनको अगर हम समाप्त कर पाएँ तो इसके माध्यम से हम किसानों की यहाँ पर एक अच्छी कह सकते हैं कि वहाँ पर उनको सुविधा दे पाएंगे और व्यापार को आसान कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका उत्तर हो गया। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष में हमने अपने उत्तर की यहाँ पर फ्रेमिंग कर ली। फ्रेमिंग के बाद यहाँ पर दूसरा टॉप पॉइंट था कि यहाँ पर शब्द की सीमा को हमें देखना है। शब्द की सीमा आपको कितना है, 250 है। तो 250 में हमने यहाँ पर देखिए कितने शब्द कहाँ पर लिखने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना शब्दों का जितना मैंने विभाजन किया है, जितना मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने 50 शब्द यहाँ पर आपको दिए हैं निष्कर्ष में। इसके बाद मुख्य भाग के सेकेंड पार्ट में मैंने 70 शब्द दिए हैं। मुख्य भाग के फर्स्ट पार्ट में मैंने 60 शब्द दिए हैं और मुख्य आपका भूमिका में मैंने आपको 50 शब्द दिए हैं। तो इस तरीके से 230 शब्द में मैंने यहाँ पर अपने उत्तर को कंप्लीट कर लिया है। फिर भी 20 शब्द आपके पास बच जाते हैं और हमने यहाँ पर अध्यादेश अपनी भूमिका के संदर्भ में चर्चा की है, उसमें आपके अध्यादेश के पॉइंट भी ऐड किए हैं, महत्वों की चर्चा की है, निष्कर्ष भी बताया है और भविष्योन्मुखी संदर्भ में कैसे लाभ उसको मिलेगा उसकी भी चर्चा कर दी है। तो सभी पक्षों को लिखने के बाद भी मेरे पास 20 शब्द बच जाते हैं। तो कई बार यदि आपका उत्तर दिए गए शब्दों की सीमा से पहले वहाँ पर ऊपर पूरा हो जाता है और आप वहाँ पर 250 शब्द के मानक के पहले ही आप उत्तर को अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 250 शब्द तक लिखें ही, आप 230, 225, 240 शब्दों में भी अपने उत्तर को समाप्त कर पाते हैं और उत्तर के साथ वहाँ पर जस्टिफाई कर पाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इस प्रश्न को आंसर लिखना है और आंसर लिख के आपको इसको सबमिट करना है ग्रुप में। तो आज के लिए यहाँ पर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पर देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम अच्छे यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग में होते जाएंगे। तो अपना डेली यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम जैसे कि मैं आपको एक आंसर राइटिंग कराता हूँ तो आप उसी की आंसर राइटिंग करें, बल्कि अपने स्तर पर भी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई मानक क्वेश्चन है, तो उनको भी अपने स्तर पर लिखने का प्रयास किया करिए। इससे आपकी जो हैबिट अब पड़ जाएगी और दूसरा जाती है कि आंसर राइटिंग भी आपकी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास जारी रखिए और लगातार कंटिन्यूटी ज़रूर बनाए रखिए, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, गुड लक।